नमस्कार, मैं हूं सुमित आजाद और आप देख रहे हैं ग्लोबल न्यूज। दोस्तों, हेल्थ चर्चा के इस स्पेशल एपिसोड में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज का विषय बहुत ज़्यादा अहम होने वाला है, क्योंकि जिस तरह से आप वातावरण में देख रहे हैं कि बीमारियों का जिस तरह से बोलबाला है, वहाँ पर एक ही हमारी ताकत बन सकती है, वो है हमारी इम्यूनिटी पावर या इम्यूनिटी सिस्टम। तो उसी को किस तरह से हम स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, इम्यूनिटी सिस्टम से संबंधित सभी तरह की जानकारियाँ देने के लिए और आपको घर बैठे प्राकृतिक उपचार बताने के लिए आज हमारे साथ हैं WHRDO के प्रेसिडेंट और ट्रू आयुर के मेडिकल एडवाइज़र मिस्टर डॉक्टर सुनील वैदिक जी। तो सबसे पहले आपका स्वागत है सर, बहुत-बहुत ग्लोबल न्यूज़ में। धन्यवाद जी, तो जिस तरह से हमने आज विषय चुना है कि इम्यूनिटी सिस्टम को आखिरकार कैसे बढ़ाएँ या स्ट्रॉन्ग रखें ताकि हम बीमारियों से मुक्त रहें। तो सवाल यहाँ पर यही बनता है कि जब इम्यूनिटी सिस्टम की बात होती है तो एक आम भाषा में या एक आम आदमी को समझना हो कि एक्चुअल में इम्यूनिटी सिस्टम होती क्या है और किस तरह से ये रोल प्ले करती है हमारी बॉडी में, तो हम यहाँ से शुरू कर सकते हैं सर। जी, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी सिस्टम क्या है, इसको समझने के लिए हमें कोई बहुत ज़्यादा विज्ञान पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, रॉकेट साइंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे किसी भी राष्ट्र के अंदर जो BSF होती है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स होती है, वो उसका जो कार्य होता है वो किसी भी दूसरे देश से आने वाले दुश्मन से अपने राष्ट्र की रक्षा का होता है। जब कोई व्यक्ति सीमा का उल्लंघन करता हुआ अन्य देश का, अन्य राष्ट्र का कोई नागरिक या कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कि आतंकवादी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, बिना किसी राष्ट्र की परमिशन के जब वो उसके अंदर जाता है तो तुरंत तत्काल प्रभाव से सीमा पर उपस्थित जो जवान हैं वो उससे पूछते हैं कि भाई तुम कैसे आ रहे हो, उल्टे पैर वापस लौट जाओ, और अगर आओगे तो बच के नहीं जाओगे, अगर आपको आना है तो आपको परमिशन लेके आना है। तो जैसे BSF बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है वो अंदर आने वाले किसी बाह्य व्यक्ति को पहले परमिशन मांगती है, उसके बाद ही अंदर आने देती है, यानी कि वो ये देखती है कि वह व्यक्ति जो अंदर आ रहा है वह किस प्रकार से हमारे राष्ट्र के लिए अच्छा हो सकता है, उचित हो सकता है, सही व्यक्ति हो सकता है, या कहीं ये राष्ट्र के लिए खतरा तो नहीं। तो अगर राष्ट्र के लिए खतरा होता है तो वो उसे आने नहीं देते हैं, और अगर राष्ट्र के लिए वह ठीक व्यक्ति है, सज्जन व्यक्ति है, वह कुछ अच्छा कर सकता है तो ही उसको आने देते हैं। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर के अंदर भी ऐसे फौजी हैं, ऐसे सैनिक हैं जो कि बाहर के वातावरण में उपस्थित, जो कि हमारे शरीर रूपी राष्ट्र के अंदर आने से पहले वो सेल्स पूरी तरह से जागरूक रहते हैं, वो सेल्स पूरी तरह से सतर्क रहते हैं, जो कि बाहर के आने वाले अदर सेल्स को, जिन्हें पैथोजेंस भी कहते हैं हम, रोग उत्पन्न करने वाले हैं कि जो उचित नहीं, वो जब अंदर आते हैं तो आने से पहले उन्हें रोक लेते हैं। हमारे मुंह के अंदर उपस्थित जो टॉन्सिल्स होते हैं वहीं से ही वो उनको हजम करना शुरू कर देते हैं, वहां पर उनकी सेना की चौकियां होती हैं, यूं आप समझे। हमारा शरीर का जो लिम्फेटिक सिस्टम होता है, जो लसीकीय तंत्र होता है, वही दरअसल एक प्रकार का BSF रूपी तंत्र है। ये लसीकीय तंत्र जो है रक्त परिसंचरण तंत्र, यानी जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, उसके अंदर उपस्थित कुछ अच्छे सेल्स के माध्यम से अपने आप को व्यवस्थित करता है, और अंदर आने वाले जो रोगाणु हैं, रोग रूपी कीटाणु हैं जो शरीर को नुकसान पहुंचा सकते हैं, अगर वो अंदर आ जाते हैं तो उनको खत्म कर देते हैं, वो उनको खा जाते हैं। वैसे ही जैसे BSF वाला एक आतंकवादी व्यक्ति को ढूंढ करके उसे मार देता है। यदि BSF के जवान मजबूत नहीं होंगे, स्वस्थ नहीं होंगे, यदि उन्हें पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में भोजन नहीं मिलेगा, वैसी परिस्थितियां नहीं मिलेंगी जिससे कि उनका शरीर, उनका मन सुगठित हो, तो किसी भी राष्ट्र की जो BSF है वो कमजोर पड़ जाती है। ऐसे में कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति भी किसी उस राष्ट्र में आकर के उत्पात मचा सकता है, आतंकवादी गतिविधियां कर सकता है। ठीक ऐसे ही हमारे शरीर में भी जब ये BSF का जो तंत्र है वह कमजोर हो जाता है, तब शरीर में आने वाले सामान्य कीटाणु भी, जो अब से पहले भी आते रहे हैं, जो कि हमारे चारों ओर वातावरण में उपस्थित हैं, अभी भी हम श्वास ले रहे हैं, हजारों लाखों करोड़ों की मात्रा में वही रोग कीटाणु जो है, पैथोजेंस जो हैं, बाहर के जो जीव हैं वो हमारे शरीर में जा रहे हैं। पर चूंकि हमारी BSF मजबूत है,
इस कारण से हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंच रहा, वो नियमित लगातार उन पैथोजेंस को खा रही है, हजम कर रही है, और उनसे पड़ने वाले, हमारे शरीर पर जो पड़ने वाले दुष्प्रभाव है उनसे हमें बचा रही है। अगर हमारा जो तंत्र है, बीएसएफ का जो तंत्र है, जैसे हमने रोग प्रतिरोधक तंत्र का है, मजबूत है, हेल्दी है, तब तो ठीक, अगर नहीं है तो सामान्य कीटाणु भी अंदर जाके हमें बीमार कर सकते हैं। ऐसे में यह बहुत जरूरी हो जाता है कि हम अपने शरीर की रोग प्रतिरोधक जो तंत्र प्रणाली जो है उसको मजबूत करें, अंदर के जो फौजी हैं उनको मजबूत करें, उन सेल्स को मजबूत करें। बहुत बहुत शानदार, बहुत ही बढ़िया तरीके से आपने एक तो उसका बारे में बता दिया और साथ ही साथ जो अहम रोल है, तो इससे ये तो स्पष्ट है कि यदि हमें अभी निरोग रहना है तो इम्यूनिटी सिस्टम को तो हमने स्ट्रॉन्ग रखना ही होगा। तो कितना अहम रोल है वो सभी दर्शक जान भी गए होंगे। अच्छा, अभी इसमें अगर सवाल यही आ जाता है कि चूंकि बहुत ज़्यादा रोल तो अहम हो गया हमारी शरीर में, हमारी इम्यूनिटी पावर का, जिससे कि अभी किसी भी रोग से अगर लड़ने के लिए कोई हथियार है हमारी बॉडी में तो वो इम्यूनिटी पावर है। बहुत सारे लोगों की कमज़ोर हो जाती है। अक्सर भाई जो ज़्यादातर बीमार रहते हैं उनको डॉक्टर भी कहते हैं कि आपका जो है इम्यूनिटी सिस्टम काफ़ी कमज़ोर है, दैट्स व्हाई कि आप बहुत जल्दी-जल्दी बीमार हो जाते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या हो सकता है कि आम आदमी का जब भी इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं? जी। कारण तो देखिए 3 तरह के कारण रहते हैं। अगर व्यक्ति अपने दिनचर्या में, जो कि स्वाभाविक और प्राकृतिक जितनी होनी चाहिए, अगर वो वैसी स्वाभाविक और प्राकृतिक दिनचर्या नहीं रखता है, तो उस कारण से भी हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती है। आहार जो उसे खाना चाहिए, स्वाभाविक प्राकृतिक आहार जो उसे खाना चाहिए, अगर वो नहीं खा पाता, उस कारण से भी ऐसा होता है। पर्याप्त व्यायाम और विश्राम, इन दोनों का सामंजस्य अगर ठीक नहीं बैठता है तो भी समस्या होती है। मैं आपको कुछ कुछ उदाहरणों से इसे समझाऊंगा। यदि कोई व्यक्ति अपनी स्वाभाविक दिनचर्या नहीं रखता है, सूर्य पूरे धरती का ही नहीं पूरे सौर मंडल का नेतृत्व करता है। सूर्य ही एक ऐसा नक्षत्र है जो कि प्रत्येक ग्रह को ऊर्जा के रूप में, प्रकाश के रूप में एक जीवनी शक्ति प्रदान करता है, एक वाइटल एनर्जी प्रदान करता है। अगर हम उसकी उपेक्षा करने लगे, अगर हम सूर्य की गति के अनुसार न चलते हुए, सूर्य की घड़ी के अनुसार न चलते हुए, मौसमों के अनुसार न चलते हुए, ऋतुओं के अनुसार न चलते हुए अपनी मनमानी करने लग जाएं, तो ये अस्वाभाविक, ये अप्राकृतिक प्रक्रिया जो है हमारे शरीर को नुकसान पहुंचाएगी। कुछ ऐसे, जैसे अगर कोई निशाचर, यानी कि रात्रि में उड़ने वाला, चलने वाला कोई जीव, जैसे कि चमगादड़ या उल्लू, अगर दिन के समय अपनी गतिविधियां शुरू करे और रात्रि के समय सोना शुरू कर ले, तो पूरी फूड चेन खराब हो जाती है, आहार श्रृंखला खराब हो जाती है, और वह चमगादड़ या उल्लू भी स्वस्थ नहीं रह सकता। ठीक इसी प्रकार से हमारी जो प्रक्रिया, हमारी जो शरीर की, हमारी जो मन की स्थिति है, वो सूर्य की प्रकाश किरणों के माध्यम से ही संचालित होती है। तो प्रारंभ में जब हम शुरुआत में जब सुबह उठते हैं, उठने का जो क्रम है वह सूर्य की घड़ी के अनुकूल होना चाहिए। जब हम उठें, उठते समय हम उगते हुए सूर्य को देखें। उगते हुए सूर्य की जो प्रकाश किरणें हैं वो हमारे शरीर में जाकर के और हमें पर्याप्त जो ऊर्जा देती हैं, जिसके माध्यम से हम क्रोमोथेरेपी, इसमें एक शब्द का उपयोग करूंगा, क्रोमोथेरेपी, रंग चिकित्सा, जो उसके अंदर उपस्थित रंग है वो विभिन्न प्रकार से हमारे शरीर को, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं। विटामिन डी जिस मात्रा में मिलनी चाहिए हमें वो मिलती है। दूसरी बात, पर्याप्त रूप से अंगों को ढकना। अगर हम पर्याप्त रूप से अंगों को नहीं ढकते हैं, बहुत ज्यादा मात्रा में हमने ढक लिया, गर्मी के मौसम में भी बहुत ज्यादा हमने शरीर को ढका हुआ है, या बहुत टाइट कपड़े या बहुत मोटे कपड़े पहने हुए हैं, तो पर्याप्त मात्रा में सूर्य की किरणें हमारे तक नहीं पहुंचेंगी, जिससे शरीर में जो विटामिन डी का सिंथेसाइजेशन होता है, संश्लेषण होता है, जो अवशोषीकरण होता है, वो उतना नहीं हो पाता है, विटामिन डी नहीं मिलता है। इसके अलावा जब सुबह हम जल्दी उठते हैं तो दक्षिणात्य हवा चलती है, दक्षिण की तरफ से वायु चलती है, वह वायु बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लिए हुए होती है। ऐसी ऑक्सीजन हमारे शरीर में जाकर के, हमारे मनोमस्तिष्क में जाकर, मस्तिष्क में जाकर के, हमारे शरीर की एक एक कोशिका में जाकर के उन्हें पर्याप्त मात्रा में जीवनी शक्ति प्रदान करती है। आपने जब कोई व्यक्ति न्यूट्रिशन साइंस पढ़ता है, जब पोषक तत्वों के बारे में पढ़ता है, तो अक्सर उसे समझाया जाता है कि पोषक तत्व 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें प्रोटीन को माना गया, वसा को माना गया, फैट को माना गया, इसके अलावा
कार्बोहाइड्रेट्स को माना गया, इसके अलावा विटामिन को माना गया, इसके अलावा खनिज लवणों को यानी मिनरल्स को माना गया, इसके अलावा अंत में जल को माना गया। 6 प्रकार के न्यूट्रिशन के बारे में बात की जाती है। लेकिन एक और न्यूट्रिशन भी होता है, वह होती है जीवनी शक्ति। जी। वह जो जीवनी शक्ति है वह हमें इसी प्राणवायु से मिलती है। वह जो प्राणवायु है वह सुबह की जो प्रारंभिक हवा है, दक्षिणात्य बहने वाली जो हवा है, उसी के माध्यम से हमें मिलती है। अगर हमने सुबह के समय उठने वाली अभी जो वायु चल रही है उसका समय अलग अलग होता है, ग्रीष्म काल में अलग होता है, वर्षा काल में अलग होता है और शीतकाल में अलग होता है। अभी जैसे ग्रीष्म काल चल रहा था तो उस समय इसकी वायु का जो समय था वह सुबह 4:30 से 4:30 के बीच का था। तो 4:30 बजे जब कोई व्यक्ति उठता है तो 4:30 से लेकर 7 बजे के मध्य में वायु चलती है। अगर उस समय आपने उस वायु का सेवन नहीं किया तो बाद में आप उठ करके पूरे दिन भी अगर जो वायु का सेवन करते हैं तो उतना ज्यादा लाभदायक नहीं होती है शरीर के, मन के, मस्तिष्क के, हृदय के लिए या शरीर की अन्य कोशिकाओं के लिए, जितना कि वह दक्षिणात्य वायु। तो सुबह से लेकर के जो रूटीन हम फॉलो करते हैं उसका हमें ध्यान रखना चाहिए। आहार के रूप में अगर हम बात करें तो आहार के रूप में हमें अपनी प्रकृति के अनुसार आहार लेना चाहिए। अगर आप वात प्रधान प्रकृति के हैं, वायु प्रधान प्रकृति के, एयर एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, आपकी बॉडी एयर एलिमेंट से ज्यादा प्रभावित है, तो आपको ऐसा आहार लेना चाहिए जो आपकी बॉडी के अंदर एयर एलिमेंट को एग्रीवेट ना करे, बढ़ाए ना, उत्तेजित ना करे। अगर आप पित्त प्रधान प्रकृति के हैं यानी कि आप अग्नि प्रधान प्रकृति के हैं, फायर एलिमेंट आपकी बॉडी के अंदर ज्यादा है, ऐसा आहार नहीं लेना चाहिए जिससे कि अग्नि तत्व बढ़े। आप अगर कफ प्रकृति के हैं तो कफ प्रकृति वाला आहार आपको अधिक नहीं लेना चाहिए। हम अक्सर ये सोच लेते हैं कि कोई भी किसी भी प्रकार का आहार हमारे शरीर को पच जाता है। ध्यान रखिए, शरीर आपके आहार को पचाने का काम तो कर सकता है, लेकिन वह आहार जो आपने लिया है वह आपकी शरीर की प्रकृति के अनुकूल होगा या नहीं, यह तो पचने के बाद में शरीर में जब वो अवशोषित हो जाएगा तभी उसके प्रभाव के रूप में आपको पता पड़ता है। अगर आप अपने प्रकृति से विपरीत धर्म आहार लेते हैं तो बहुत जल्दी आपके शरीर पर उसकी विकृतियां और उसकी बीमारियां देखने को आपको मिल जाती है। तो आहार अपने स्वभाव, अपनी प्रकृति के अनुकूल लें, मौसम के अनुकूल लें। मौसम के अनुकूल अगर हम आहार नहीं लेते हैं वह भी हमारे लिए बहुत ज्यादा दुष्परिणाम लिए हुए होता है। अच्छा, इसमें इसके अलावा प्रकृति को अगर पहचानना हो कि भी हम मेरी शरीर की प्रकृति एक्चुअल में है क्या, तो उसके हिसाब से आहार में चुनूं, तो कुछ इसके बारे में टिप्स बताएं कि कैसे पहचान सकते हैं वैसे? जी, देखिए, वैसे तो प्रकृति को ठीक रूप से पहचानने का कार्य एक चिकित्सक ही कर सकता है, विशेष करके प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सक। या तो आप किसी प्राकृतिक या तो किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक, वह भी अनुभवी हो, तो वह आपकी नाड़ी को देख करके, आपकी शारीरिक संरचना को देख करके, आपकी बातचीत करने की शैली को देख करके, आपके विचारों के बारे में जान करके, उसे देख करके आप पूरे दिन भर में किस प्रकार से कैसे व्यवहार करते हैं, उन सारी बातों को पूछ करके, एक प्रश्न श्रृंखला होती है इसकी, उसको पूछ करके, आपके मूत्र मल विसर्जन के बारे में पूछ के, आपके आहार की जो रुचि है उसको देख करके यह निर्धारित करता है कि आप वात प्रकृति के हैं, पित्त प्रकृति के हैं, कफ प्रकृति के हैं। उसके पश्चात जाकर के इसका निर्धारण हो पाता है कि किस व्यक्ति को कैसा आहार लेना चाहिए। लेकिन सामान्य व्यक्ति के लिए मैं बता देना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति वात का है, पित्त का है या कफ का है, वो कैसे पता पड़े। प्राय करके जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं वो बहुत ज्यादा मोटे थुलथुल प्रकृति के होते हैं। जो पित्त प्रधान प्रकृति के होते हैं वो सुडौल प्रकृति के होते हैं, परंतु उनका जो शरीर होता है वो बहुत तपता हुआ सा गर्म होता है। प्राय करके उनके हाथों से या फिर उनके पैरों के तलवों में बहुत ज्यादा पसीना आना, शरीर का गर्म रहना, उनका स्वभाव प्राय करके क्रोधी होता है, बहुत जल्दी उत्तेजना से भर जाते हैं, अपनी बात को मनवाने के प्रति बहुत ज्यादा उद्दंड हो जाते हैं और अंत तक अपनी बात ही माने रखते हैं, बिल्कुल बदलते नहीं हैं। जबकि कफ प्रकृति के लोग बहुत ज्यादा गंभीर स्वभाव के होते हैं, उनके अंदर सारे विषय, सारी चीजों को समझने की क्षमता होती है और किसी भी माहौल में ढलने के योग्य हो जाते हैं। और जहां तक बात आती है वात प्रधान प्रकृति के लोगों की, बहुत ज्यादा पतले दुबले लोग होते हैं, बहुत ज्यादा कृशिकाय होते हैं, किसी भी प्रकार की बीमारी जल्दी उन्हें लग जाती है और किसी भी एक विचार पर लंबे समय तक नहीं टिक पाते हैं। आज कोई विचार आया, उन्होंने समझ लिया, उसका उपयोग किया, थोड़ी जल्दी में अगर वो विचार में सफल हो गए तो ठीक, नहीं हुए, असफल हुए तो छोड़ देंगे, सफल हो गए तो भी छोड़ देते हैं। स्थिरता उनमें नहीं रहती है क्योंकि वायु जिस प्रकार से स्थिर नहीं हो पाती है, वो जगह जगह रमण करती रहती है, इसी प्रकार वात प्रधान प्रकृति के लोग होते हैं। तो ये सामान्य प्रक्रियाएं हैं जो जिनके माध्यम से हम समझ सकते हैं और अपनी प्रकृति के अनुसार उसके अनुकूल आहार लेंगे, प्रतिकूल आहार नहीं लेंगे।
तो ये जो आहार के विषय में मैंने आपको बताया, अब मैं बात करूंगा विश्राम और व्यायाम के विषय में। प्राय करके व्यक्ति अपनी प्रकृति के विपरीत जो है व्यायाम करने लग जाता है, परिश्रम करने लग जाता है। ऐसे में अत्यधिक परिश्रम करने के कारण से या अत्य अल्प परिश्रम करने के कारण, दोनों ही स्थितियों में हमारे शरीर को बहुत नुकसान उठाना पड़ता है। कोई व्यक्ति कफ प्रकृति का है तो उसे अत्यधिक परिश्रम करना चाहिए। कोई व्यक्ति वात प्रधान प्रकृति का, वायु प्रधान प्रकृति, तो उसे अत्यल्प बहुत कम परिश्रम करना चाहिए, जितना आवश्यक है उतना ही करना चाहिए। इसका मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिल्कुल नहीं करना चाहिए, परंतु तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कफ प्रधान प्रकृति वाला जो व्यक्ति है वह बहुत हैवी एक्सरसाइज कर सकता है, पूरा दिन भर भी परिश्रम कर सकता है, तो भी उसके शरीर के लिए उचित होगा। लेकिन वहीं अगर बात करें वात प्रधान प्रकृति वाले के लिए, वायु जिसकी बढ़ी हुई है, जो पतला दुबला कृशिकाय व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति सामान्य परिश्रम करे, सुबह उठ करके आसन प्राणायाम आदि ही करे और केवल और केवल वॉकिंग करे, ब्रिस्क वॉक करे, थोड़ा तेज गति से भी टहलेगा, तो भी उसके लिए पर्याप्त मात्रा में प्राणायाम के रूप में डीप ब्रीदिंग वगैरह ये एक्सरसाइज करेगा तो पर्याप्त मात्रा में उसके लिए ये परिश्रम हो जाता है, एक सुबह एक शाम के समय, जिसमें उसको उसके शरीर को हल्कापन महसूस हो। जब हम पित्त प्रकृति वाले व्यक्ति के लिए बात करते हैं तो भी उसके लिए अत्यधिक परिश्रम बहुत हानिकर होता है। ऐसे में उसकी अग्नि प्रदीप्त हो जाती है और उसके शरीर की ही धातुओं को जलाने लग जाती है। तो उसे सम्यक यानी कि ठीक ठीक परिश्रम करना चाहिए, जितना उसे भाए उतना ही करना चाहिए। आतुरता में आके, क्रोध में आके या फिर जोश में आके अगर वो बहुत ज्यादा परिश्रम कर लेगा तो भी अपने शरीर को नष्ट कर बैठता है। तो अपनी प्रकृति के अनुसार परिश्रम तय करे, इसमें आपकी प्राकृतिक चिकित्सक या आयुर्वेदिक चिकित्सक जो है सहायता करेगा। और उसी के अनुरूप जो है विश्राम। ध्यान रखिए, जब कोई व्यक्ति विश्राम पर्याप्त मात्रा में करता है, अपने परिश्रम के अनुकूल करता है तो वह व्यक्ति सदैव स्वस्थ रहता है। और मैं आप लोगों को इस मंच के माध्यम से आज बता दूं, इस मंच पे जो उद्घोषणा करने वाला हूं, शायद ही आपने ये बात कभी पहले सुनी हो, लेकिन मैं आपको बता दूं, दुनिया में किसी भी पैथी की कोई भी औषधि, चाहे फिर वह एलोपैथी हो, चाहे वह आयुर्वेद हो, चाहे वह प्राकृतिक चिकित्सा की कोई औषधि हो, चाहे कि वह होम्योपैथी हो या अन्य कोई पैथी, किसी भी मनुष्य की बीमारी को ठीक नहीं कर सकती। बीमारी को ठीक करने के लिए जीवनी शक्ति चाहिए होती है, और वह जो जीवनी शक्ति है वह विश्राम के माध्यम से, पूर्ण विश्राम के माध्यम से ही मिल पाती है। जब आप पूर्ण विश्राम कर पाते हैं, यानी कि गहन अवस्था में रहते हैं, गहरी अवस्थाओं में रहते हैं, गहन निद्रा में रहते हैं, तब ब्रह्मांडीय जो जीवनी शक्ति है वह आपके शरीर के अंदर उतरती है। पूर्णतः समर्पित होने के पश्चात ही यह जीवनी शक्ति आपके अंदर उतर पाती है। और आप पूर्ण समर्पित हैं या नहीं है, इसका कैसे पता पड़ता है? जब आप हल्की हल्की छिछली निद्रा में होते हैं तब आपको स्वप्न आ रहे होते हैं, यानी कि आपकी विचारशीलता चल रही होती है, तर्कशीलता चल रही होती है, आपके अंदर तर्क चल रहे होते हैं। जब आपके हृदय में तर्क चलते हैं तो इसका अर्थ यह है कि आप अपनी चला रहे हैं, आपका पूर्ण समर्पण नहीं है। जब आप पूर्ण समर्पित हो जाते हैं तो आप अपने तर्कशीलता को परे रख लेते हैं। ऐसे में गहन निद्रा की स्थिति आ जाती है, और गहन निद्रा की स्थिति में ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपके अंदर उतरने लगती है, जिसे हम जीवनी शक्ति कहते हैं। इसीलिए चिकित्सक के माध्यम से आपको प्राय करके ये कहा जाता सुना होगा आपने कि आप क्योंकि अभी रोगी हैं तो आपको पर्याप्त विश्राम करना है, आपको गहरी नींद करनी है। और अक्सर आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जो बुखारग्रस्त होता है या कि बहुत ज्यादा बीमार होता है तो उसको नींद बहुत ज्यादा आती है। उसका कारण कुल यही होता है कि उसे जो है ठीक होने के लिए ये नींद एक प्राकृतिक प्रक्रिया के रूप में आ रही होती है, ताकि जीवनी शक्ति उसके अंदर जाके और उसे ठीक कर सके। तो फिर औषधियां क्या करती हैं? औषधियां केवल कंपनसेट करती हैं। जिस धातु की आप में कमी आई है उस धातु की कंपनसेशन करती हैं, उसकी आपूर्ति करती हैं। वह धातु पूर्त हो गई, लेकिन ठीक करने का काम तो जीवनी शक्ति करती है। तो इस माध्यम से हम ठीक हो पाते हैं। बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो उपचार के साथ साथ आपने मतलब जो सारी चीज़ इम्यूनिटी सिस्टम के बारे में बता ही दी हैं कि आखिरकार कौन सी लाइफस्टाइल रखें। खासकर जो आपने प्रकृति की बात करी तो वो तो खैर सच में मतलब थोड़ा-सा कोई चिकित्सक के माध्यम से ही हम जान पाएँगे और अपना आहार चूज़ कर पाएँगे। लेकिन फिर भी जैसे एक आम आदमी का मन होता है कि चलिए मैं इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट करने के लिए कुछ टिप्स लेना चाहता हूँ डॉक्टर साहब से, लेकिन ये प्रकृति वगैरह जाँचने के लिए मैं डॉक्टर चिकित्सक के पास नहीं जाना चाहता। तो एक चैनल के माध्यम से अभी भी ये सब वीडियो देख रहे हैं तो बहुत सारे लोग दर्शक ये चाह रहे होंगे कि डॉक्टर साहब कुछ ऐसा बताने वाले होंगे खाने-पीने में कि ये हम ज़्यादा खाएँगे तो इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होगा, ज़्यादा अच्छी होगी, और ये हम नहीं खाएँगे तो अच्छा रहेगा। तो ऐसे में ही कुछ चाहे आयुर्वेदिक कुछ होम रेमेडीज़ या कुछ फलों में कुछ ऐसे फलों का चुनाव आप कर पाएँ, तो कुछ ऐसे खान-पीन में भी आप बता पाएँ तो अच्छा रहेगा। जी सर।
देखिए, सैद्धांतिक रूप से अगर हम चलें तो जैसा मैंने आपको पहले परामर्श दिया कि बिना चिकित्सक के मार्गदर्शन के आप किसी भी प्रकार के औषधि का या आहार का सेवन ना करें, क्योंकि जब आप ऐसा करते हैं तो किसी न किसी रोग को आमंत्रित कर ही देते हैं, क्योंकि बिना प्रकृति के जाने आप ऐसा करते हैं, ऐसे में समस्या उत्पन्न हो जाती है। लेकिन फिर भी कुछ ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो हमारे घर के अंदर उपस्थित है और प्राय करके वो तीनों प्रकार के प्रकृति वाले लोग ले सकते हैं, थोड़ी सी कम या अधिक मात्रा में। जैसे कि तुलसी का सेवन है। तुलसी का नियमित सेवन आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता को पूरी तरह से तैयार रखता है। या आपके अंदर की जो फौजी सेल्स हैं, फौजी कोशिकाएं हैं, उनको हमेशा सतर्क रखेगा। ठीक है। इसके अलावा एलोवेरा, एलोवेरा बहुत ही अच्छा एक पादप है। उसकी जो जेल है, जेल का आप उपयोग करें, जेल का आप सेवन करें। या फिर सहजना, सहजने के बारे में कुछ लोग कम जानते होंगे। मोरिंगा के बारे में आपने सुना होगा, मोरिंगा के नाम से आजकल एक उत्पाद मिलने लगा है। सहजना अपने आप में भरपूर औषधियों का खजाना लिए हुए, भरपूर विटामिन का, खनिज लवणों का खजाना लिए, पर्याप्त मात्रा में जिंक है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, बहुत सारे खनिज लवण इसके अंदर मौजूद है, जो शरीर के लगभग प्रतिदिन की जो खनिज लवण और विटामिन है उनकी आपूर्ति कर देता है। कैल्शियम इसमें पर्याप्त मात्रा में मौजूद होता है। जिन लोगों को कैल्शियम की कमी हो जाती है वे सहजने का उपयोग, नियमित रूप से सहजने का रोटी के रूप में, सब्जी के रूप में अगर आप सेवन करते हैं तो स्वस्थ रह सकते हैं। इसके अलावा त्रिफला का आप उपयोग करें, गिलोय का आप उपयोग करें। गिलोय बहुत ही अच्छा जो है एक औषध है। पर्याप्त मात्रा में किसी भी जो है प्रकृति वाला व्यक्ति, किसी भी आयु वर्ग वाला व्यक्ति गिलोय का सेवन कर सकता है। जिन लोगों के पास में गिलोय के रूप में या एलोवेरा के रूप में, तुलसी के रूप में कोई विकल्प उपस्थित ना हो, पादप ना हो, उनके पौधे ना हो घर में, वो ना रख सके, वो ट्रू आयुर जो कंपनी है उसकी आप एलोवेरा का उपयोग कर सकते हैं। ट्रू आयुर की जो एलोवेरा है, आप देख पा रहे हैं, ट्रू आयुर की जो एलोवेरा है वो बहुत ही अच्छी और बहुत ही जैविक रूप से उत्पन्न एलोवेरा एक उत्पाद है। इसके अलावा तुलसी के रूप में आप जो ट्रू आयुर की जो तुलसी है उसका ड्रॉप्स के रूप में भी सेवन कर सकते हैं। यदि आप ताजे पत्तों का सेवन कर सकते हैं तो बहुत ही अच्छा। अगर नहीं उपलब्ध होते हैं तो ऐसे में आप तुलसी का जो अर्क है इसका भी उपयोग करें। यह भी पूरी तरह से जैविक रूप से उत्पन्न की जाती है और इनके 2 से 3 बूंद का सुबह, 2 से 3 बूंद का रात्रि के समय, शाम के समय आप पानी के अंदर डाल करके सेवन करें। एलोवेरा जेल का जो मैंने आपको बताया, ट्रू आयुर की जो एलोवेरा जेल है, इसका 20 से 30 ml की मात्रा में सुबह और शाम के समय सेवन करें। गिलोय के कैप्सूल्स के रूप में भी आयुर्स्लिम के कैप्सूल्स आते हैं, उनका आप एक कैप्सूल सुबह शाम सेवन करें। बहुत ऐसी सामान्य सी जो चीजें हैं, सहजने का जो मोरिंगो का जूस आता है वो भी ट्रू आयुर में आता है, उसका भी आप सेवन करते हुए अपने आप को पर्याप्त मात्रा में जो आपको पोषक तत्व चाहिए पूरे दिन भर में, खान पान में जो कमियां हो जाती हैं, आपकी प्रकृति के अनुकूल आप नहीं खा पाते हैं, तो जो मोरिंगो का जूस है उसको लेकर के आप उसकी आपूर्ति भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम चलें तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी है वो बन सकती है। इसके अलावा जैसे मैंने बताया, दालचीनी का सेवन, लौंग का सेवन, घर के अंदर ही उपलब्ध है ये सारी चीजें। हल्दी का सेवन आप कर सकते हैं, अजवाइन का सेवन आप कर सकते हैं। विटामिन सी के लिए बहुत ही जो जरूरी और अच्छा जो विकल्प है वो मैं आपको बता देता हूँ। गर्मी में हमारे पास में नींबू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होते हैं। जब वसंत ऋतु आता है तो बसंत ऋतु के मौसम में कीनू, माल्टा या फिर नारंगी के रूप में, संतरे के रूप में हमारे पास में अच्छा विकल्प होता है। सर्दियों में आंवले के रूप में, अमरूद के रूप में बहुत ही अच्छा विटामिन का सी का सबसे अच्छा सोर्स होता है। इनका आप सेवन करें नियमित रूप से। माना आप ये देखेंगे 6 की 6 ऋतुओं में आपके लिए विटामिन सी के लिए तो पर्याप्त विकल्प उपलब्ध होते हैं। उसका कारण ये रहता है, विटामिन सी नियमित रूप से लेना आवश्यक होता है, क्योंकि विटामिन सी नियमित रूप से आपके शरीर से निकल भी जाता है। तो ऐसे में ईश्वर की कृपा से, प्रकृति की कृपा से, प्रकृति ने आपको 12 मास विटामिन सी के स्रोतों के रूप में विकल्प आपको प्राकृतिक दे ही रखे। तो आप जिस मौसम में जो विकल्प विटामिन सी का उपलब्ध हो उसका जरूर आप उपयोग करें, तो आप अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को स्वस्थ रख सकते हैं, ठीक रख सकते हैं। अपने फौजियों को, अपने शरीर की बीएसएफ को आप स्वस्थ रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिए, ये मत भूलें कि केवल इन उत्पादों को लेने से आप स्वस्थ रह जाएंगे। नहीं, पर्याप्त परिश्रम भी करना है, पर्याप्त विश्राम भी करना है। इसके अलावा आहार जो है, फलों का, सब्जियों का, शाकाहार का, क्षारीय आहार, एल्कलाइन फूड आप ज्यादा लें। एसिडिक फूड अगर आप ज्यादा लेंगे तो आपकी बॉडी के अंदर टॉक्सिसिटी बनेगी,
ज्यादा जो है आपके शरीर में विजातीय द्रव्य जाएंगे, विषैले तत्व उत्पन्न होंगे। उनको फ्लश आउट करने के लिए जो ये औषधियां हैं वो बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। लेकिन अगर आप अधिक मात्रा में अम्लीय आहार लेंगे, एसिडिक फूड लेंगे, जो कि शरीर को विषैलापन प्रदान करने वाले हैं, तो हमारे शरीर की धातुएं गलने लग जाती हैं। ऐसे में रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए ली जाने वाले ये जो प्रोडक्ट हैं वो भी, या उत्पाद हैं जो हमारे घर में उपलब्ध हैं, वो भी असफल होने लग जाते हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है कि ऐसे जो चीजें हैं, जो फूड प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे शरीर को खराब करने में लगे हुए हैं, उनका सेवन न करें। जैसे तली भुनी चीजें, ये विशेष करके ध्यान दें, तली भुनी चीजें, अत्यधिक मात्रा में लिया जाने वाला अल्कोहल, या फिर मांसाहार, अत्यधिक मात्रा में लिया जाने वाला मांसाहार, या ऋतु के अनुकूल न लिया जाने वाला आहार, ये सब चीजें हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक है। इनका उपयोग आप ना करें। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आप स्वस्थ रह सकते हैं। प्रसन्नता का धारण जरूर करें, हर बात में हंसें, हर बात में स्वीकार करें। स्वीकार्यता, किसी भी परिस्थिति को स्वीकार करने की भावना अपने अंदर रखें। जैसी स्थिति है उसको स्वीकार कर ले। कुछ लोग बहुत जल्दी नर्वस आ जाते हैं। आजकल एक ट्रेंड चल पड़ा है, जी। जब आपसे कोई प्रश्न पूछा जाता है तो हर व्यक्ति उसका उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाता है। ये जरूरी नहीं कि आपके पास में उत्तर है या नहीं, लेकिन अगर कोई प्रश्न व्यक्ति आपसे कर रहा है तो आप कम से कम उसको ये भी कह सकते हैं कि मुझे अभी ये उत्तर नहीं सूझ रहा। लेकिन व्यक्ति बोल ही नहीं पाता, नर्वस हो जाता है। ये नर्वसनेस जो है इस स्थिति को बताती है कि वह व्यक्ति अपने मन स्थिति को काबू में नहीं रख पा रहा है। ऐसे में ये जो भय की स्थिति है, या जो ये जो आपके अंतर्द्वंद की स्थिति है, यह आपके मन की जो स्थिति है उसको बिगाड़ देती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता पे बुरा प्रभाव डालती है। जो व्यक्ति बहुत जल्दी भयभीत हो जाता है, प्रसन्नचित्त नहीं रह पाता है, दुश्चिंताओं से घिरा रहता है, अवसादग्रस्त रहता है, ऐसे में भी उसकी इम्यूनिटी बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। मन को आप स्वस्थ रखें। मन को स्वस्थ रखने के लिए प्रसन्नता रखें। आप हंसें, खूब हंसें, लेकिन जी। किसी पर ना हंसें। अगर आपको हंसना ही है तो अपने ऊपर हंसें, अपनी कमियों पर हंसें। देखें कि आप कितना ज्यादा क्लेम करते हैं लोगों के सामने कि मैं बहुत अच्छा हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं, लेकिन एकांत में बैठ करके अपने ऊपर हंसे, देखिए कितने सारे दोष हमारे अंदर हैं। किसी पर हंसने से क्या होगा, वो हंसी लौट करके आपके ऊपर आएगी और आपकी प्रतिष्ठा पर दांव पर लगेगी। तो आपकी प्रतिष्ठा जब भी दांव पर लगेगी, आपका सम्मान जब भी दांव पर लगेगा, आपको अंदर किसी न किसी रूप में वो कचोटेगा, आपको परेशान करेगा। तो किसी पर हंसने की जगह अपने ऊपर हंसे, जिससे आप उन दोषों को तो निकाल ही देंगे, साथ ही साथ में अपनी इम्यूनिटी को भी बनाए रखेंगे। हर स्थिति में अपनी मन स्थिति को देखिए, परिस्थिति तो हमारे हाथ में है नहीं, लेकिन मन स्थिति जी। हमारे हाथ में रह सकती है। इसलिए अपनी मन स्थिति अपने हाथ में रखें और प्रसन्नचित्त रहें, आनंदित रहें। इससे आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है निश्चित रूप से अच्छी बनी रहेगी। जी, बहुत बहुत शानदार। तो अभी दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूँ कि जो अभी डॉक्टर साहब ने प्रोडक्ट बताए थे या फिर जो जड़ी बूटियाँ बताई थी, तो यदि आपके यहाँ उपलब्ध नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोग यही कहते हैं कि डॉक्टर साहब जो बताते हैं खाने के लिए, तो वो तुलसी हो चाहे मोरिंगा हो, तो इस तरह की चीज़ें हमें तो मिलती ही नहीं है नेचुरल, क्योंकि हम जहाँ रहते हैं वहाँ उपलब्ध ही नहीं है। तो ऐसे में जो ट्रू आयुर्वेद वाले हमारे भाई हैं तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। वो प्योर हर्ब्स से तैयार करके केमिकल वाले फ्री बिल्कुल प्रोडक्ट बनाते हैं। तो मैंने खुद भी यूज़ किया है, तो भरोसा कर सकते हैं। तो यदि आप ये मंगाना चाहते हैं, ये जितने भी प्रोडक्ट डॉक्टर साहब ने बताए थे, तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएंगे। उसके अलावा फ्लैश हो रहा है नंबर, तो इस पर भी आप कॉल करके मंगा सकते हैं। डॉक्टर साहब, एक और प्रश्न यहाँ पर आ जाता है कि अभी देखिए खान पीन और लाइफ स्टाइल को लेकर के तो आपने बताया ही था। कुछ लोगों की प्रकृति होती है कि जैसे बीमार हुए आजकल, तो जो जब से एलोपैथी ने भी जन्म लिया है, तो अगर सर में दर्द भी हो रहा है तब भी वो टैबलेट, बुखार हो रहा है तो दब दब के दवाइयाँ। तो एक कहने में ये आता है, बहुत सारे डॉक्टरों को मैंने सुना है कि यदि आप दवाइयों का सेवन ज़्यादा कर लेते हैं, तो दवाइयाँ भी कहीं न कहीं आपकी इम्यूनिटी सिस्टम को वीक करते हैं। इसमें कितनी सच्चाई है सर? जी हाँ, ये बिल्कुल ठीक बात है। मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो हमें समझना जी, चाहिए औषधि क्या है। जब तक हम ये जी, नहीं समझेंगे कि औषधि क्या है, तब तक हम हर एक बार परेशान होते रहेंगे। जी, संसार की हर एक वस्तु एक औषधि है। जी, प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक पदार्थ एक औषधि की कैटेगरी के अंदर आता है। यह बात कौन निर्धारित करेगा कि हमारे लिए कौन सी वस्तु उचित है और अनुचित है? चिकित्सक। अगर जी, चिकित्सक के मार्गदर्शन में चले बिना आपने किसी भी वस्तु का ऊल जलूल उपयोग कर लिया, अपनी मर्जी के अनुसार उपयोग कर लिया, तो वह जी, औषधि होते हुए भी आपके लिए दुष्प्रभाव दे देगी, नुकसान दे देगी।
प्राय करके ये मत धारणा प्रचलित है कि एलोपैथी दुष्प्रभाव देती है, विपरीत प्रभाव देती है, नुकसान देती है। आयुर्वेद और अन्य जो वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां हैं उनका कोई भी नुकसान नहीं होता। ये धारणा बिल्कुल गलत है। ध्यान रखिए, एलोपैथी की प्रत्येक सॉल्ट में जितनी मात्रा में वह लिया जाए उसकी न्यूनतम से न्यूनतम मात्रा में भी न्यूनतम से न्यूनतम प्रतिप्रभाव दुष्प्रभाव निहित है। लेकिन आयुर्वेद में ऐसा नहीं है। आयुर्वेद की अगर एक मात्रा जो निश्चित है आपकी शरीर की, आपकी मनस्थिति के अनुसार, आपके स्वास्थ्य के अनुसार, जो कि एक चिकित्सक निर्धारित करता है, अगर आप उतनी मात्रा में उसको लेते हैं तो आपके शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता या विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप उसका जो बताई गई मात्रा है उससे अधिक उपयोग करें या अपनी मर्जी के अनुसार उपयोग करें, बिना चिकित्सक के पास जाए, ये सोच लिया कि अरे भाई पिछली बार हम बीमार हुए थे तो डॉक्टर साहब ने ये फलाना औषधि दी थी, इससे ठीक हो गए, अभी भी वैसे लक्षण लग रहे हैं, मुझे लगता है मुझे ये ले लेनी चाहिए। तो फिर क्या होगा, समस्या उत्पन्न हो जाएगी। हो सकता है इस बार ऋतु अलग है तो आपको जो दी जाने वाली दवाई है, जो मौसम अलग हो गया तो जो दी जाने वाली दवाई है वो अलग देगा वो आपका चिकित्सक। ऐसे में आपने वो तो सामान ले ली, ऐसे में आपकी शरीर में दुष्प्रभाव आएंगे। तो इसलिए अपनी मर्जी के अनुसार आप औषधि का सेवन ना करें। यहां तक कि ये कहावत भी आपने सुनी होगी कि अधिक मात्रा में लिया जाने वाला जल भी शरीर के लिए नुकसानदायक होता है, किडनियों के ऊपर लोड डालता है। तो इसी कारण से ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अतिरिक्त मात्रा में ली जाने वाली औषधि नुकसान देती है। जहां तक बात है एलोपैथी की, मैंने आपको बता ही दिया, एलोपैथी जो कि प्रिस्क्राइब्ड है आपके डॉक्टर के माध्यम से, उसकी अगर आप जो निर्धारित मात्रा है उतनी लेते हैं तो उसका भी उतना ही साइड इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप अत्यल्प मात्रा भी लेते हैं तब भी उसमें जो साइड इफेक्ट की मात्रा अत्यल्प मात्रा में आनी चाहिए उतनी तो पड़ेगी ही पड़ेगी। माने एलोपैथी में तो निश्चित रूप से साइड इफेक्ट है, लेकिन आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा या अन्य वैकल्पिक चिकित्सा के माध्यम से दी जाने वाली जो औषधियां हैं उनमें निर्धारित मात्रा में किसी प्रकार का कोई दुष्प्रभाव या साइड इफेक्ट नहीं होता। पर फिर भी मौसम के अनुसार, ऋतु के अनुसार, आपकी आयु, आपकी अवस्था, आपकी परिस्थिति, देश, स्थान के अनुसार वह औषधि हर बार अलग अलग दी जा सकती है। इसलिए बिना चिकित्सक के मार्गदर्शन के आप किसी भी दवाई औषधि का उपयोग ना करें। और अगर एलोपैथी दवाइयां अधिक ले ली हैं आपने, जिसका कि निश्चित मैंने बताया लिवर के ऊपर, किडनीज के ऊपर वो जो प्रति प्रभाव पड़ा है, हार्ट के ऊपर प्रभाव पड़ा है, आपकी आंतों के ऊपर पड़ा है, आपके मस्तिष्क के ऊपर जो मेजर ऑर्गन्स है बॉडी के, आपकी आर्टिकुलेशन जॉइंट्स के ऊपर पड़ा है, आपकी जोड़ों के ऊपर पड़ा है, आपकी मांसपेशियों के ऊपर पड़ा है, पाचन तंत्र पे पड़ा है, ऐसे उस दुष्प्रभाव को ठीक करने के लिए भी अच्छी बात यह है कि आयुर्वेद में औषधियां हैं। उन औषधियों का सेवन करके प्राकृतिक चिकित्सा की जो औषधियां हैं या जो चिकित्सा है उसका उपयोग करते हुए हम अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं, उन दुष्प्रभावों से शरीर को मुक्त कर सकते हैं, जो कि साइड इफेक्ट जो हमारे शरीर के ऊपर जो दुष्प्रभाव पड़े उनसे पूरी तरह मुक्त होकर के हम पुनः स्वस्थ हो सकते हैं, स्वास्थ्य लाभ ले सकते हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, इम्यूनिटी सिस्टम की अगर बात करें तो उपवास को लेकर के भी कहा जाता है कि उपवास का भी इसमें काफी बड़ा रोल रहता है, तो इसके ऊपर भी आप जरा दृष्टि डाल दीजिए। देखिए, उपवास जो है वह भी मैंने पहले बता दिया कि प्रकृति के अनुकूल ही करना चाहिए। अगर कफ प्रकृति वाला कोई व्यक्ति है वह पर्याप्त उपवास कर सकता है, वह सक्षम है, वह केवल और केवल नींबू पानी का रस लेकर के भी 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन कर सकता है ना। पित्त प्रकृति वाला जो है उसको उपवास करने से पहले बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि अगर वह उपवास कर लेगा तो जो उसके अंदर का जो अग्नि तत्व है अंदर की धातुओं को जला देता है। वात प्रकृति वाला जो है यदि वह उपवास कर देता है तो वह जल्दी कमजोर हो जाता है। तो इसीलिए उपवास एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है, इसे अपनी मनमर्जी नहीं करें। आजकल देखा जाता है प्राय करके प्रथाओं के रूप में, धार्मिक संस्कारों के रूप में, किसी भी रूप में उल जलूल तरीके से उपवास की शुरुआत हो जाती है, जबकि उपवास एक प्रक्रिया है। उपवास करने से पूर्व क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, तैयारी क्या करनी चाहिए, उपवास करने से एक दिन का भी पूर्ण उपवास करने से पहले मैं आपको बता दूं उसकी 3 दिन पहले तैयारी हो जानी चाहिए। और 3 दिन पहले तैयारी अगर हो जाती है, उसके पश्चात जो चौथे दिन जब पूर्ण उपवास होता है उसके 2 दिन बाद तक भी उसके आहार की एक व्यवस्था होती है, उसका एक क्रम होता है। अगर उस क्रम को ध्यान में नहीं रखा जाएगा तो शरीर को लाभ पड़ने की अपेक्षा नुकसान हो जाता है। व्यक्ति ये सोचता है कि अरे मैं तो बड़ा उपवासी व्रती आदमी हूं, फिर भी मुझे ये कैसे हो गया,
वो उसका प्रकृति से भरोसा, ईश्वर से भरोसा उठ जाता है। तो ये जो अपनी मनमर्जी चला करके हम ये सोचने लग जाएं, अपेक्षावान होके ये सोचने लग जाएं कि हमने जो उम्मीदें लगाई थी वो हमें मिल जाएंगी, पूरी हो जाएंगी, ऐसा उचित नहीं है। विवेक का उपयोग करते हुए उपवास करना चाहिए, उसके लिए चिकित्सक का मार्गदर्शन बहुत जरूरी है। जी, तो अभी आपने जितनी जानकारियाँ दी, तो खासकर अब देखिए जितने भी दर्शक हैं, बहुत ज़्यादा जागरूक तो हो ही गए होंगे। लेकिन हाँ, अब जो बार-बार आप रिपीट कर रहे हैं कि एक चिकित्सक का मार्गदर्शन तो बहुत ज़रूरी है। तो अब दर्शक यही सोच रहे होंगे कि डॉक्टर सुनील जी ने ही इतनी सारी बातें हमको अच्छी बताई हैं, तो क्यों ना उन्हीं का मार्गदर्शन ले लिया जाए। तो जैसे आपसे अगर कोई मार्गदर्शन लेना चाहता है, क्योंकि आप वैसे तो आपका शायद क्लिनिक है ही, तो काफ़ी अच्छी मात्रा में आप पेशेंट को ठीक करते ही हैं। अब जो ऑनलाइन देख रहे हैं, बहुत दूर-दूर के होंगे पेशेंट, तो कोई ऑनलाइन भी ऐसी व्यवस्था है जो आप मार्गदर्शन देते हों दर्शकों को? जी। जी हाँ, परामर्श के लिए मैं आपको बता दूं कि मेरा परामर्श समय निश्चित है। आप 10 से 5 के बीच में फ़ोन कॉल करके और परामर्श के लिए अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपॉइंटमेंट समय आपको दे देने के पश्चात में उस समय पर आपको कॉल आता है और आपको अपॉइंटमेंट दे दिया जाता है। एक उसके लिए एक अपॉइंटमेंट शुल्क लिया जाता है, जो परामर्श का जो शुल्क है, वो लिया जाता है। जब आप शुल्क जमा करा देते हैं, तब आगे बढ़ कर के आपको परामर्श के लिए फ़ोन कॉल आते हैं। उसके पश्चात आप परामर्श ले सकते हैं, स्वास्थ्य संबंधी अपनी जो भी बातें हैं आप पूछ सकते हैं और आपकी शरीर की प्रकृति का निदान करके वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, या यदि आप आसपास रहते हो तो आप यहाँ पर फिजिकली भी आके और दिखा सकते हैं अपने शरीर की प्रकृति जान करके, और हम आपको वैसी औषधियां दे देते हैं, प्रिस्क्राइब कर देते हैं और आहार चिकित्सा बता देते हैं। आपकी जो क्या आपको खाना है, क्या पीना है, कितना परिश्रम करना है, कैसी आपकी जीवन शैली होनी चाहिए, आपकी विचारशीलता कैसी है, उसको कैसे ठीक करना है, औषधियां आपके अनुकूल कितनी है, कैसी है, उन सब के बारे में आपको जो है प्रत्युत्तर दिया जाता है। जी, बिल्कुल। अच्छा, एक कुछ दर्शकों के और छोटे-छोटे सवाल हैं, तो उनमें से मैं ज़्यादा तो नहीं ले पाऊँगा। एक कुछ कॉमन क्वेश्चन है, जैसे बच्चों के लिए खासकर चिंतित रहते हैं, खासकर माँ-बाप, क्योंकि बच्चों की जिस तरह से शुरुआत में अगर इम्यूनिटी सिस्टम अच्छी हो, अगर वो स्वस्थ रहने लग जाएँ, तो उम्मीद ये की जाती है कि आगे जाकर के भी वो ठीक ही रहेंगे। बच्चे की बचपन से ही अगर हालत खराब हो जाती है, तो ऐसे में बच्चों के खान-पीन को लेकर के कुछ अब चूँकि बच्चों की हो सकता है आप फिर से वही कहेंगे कि उसकी प्रकृति जानने के बाद ही सजेस्ट कर निश्चित सकते हैं एकदम आइडियल वाली डाइट, लेकिन फिर भी एक जो कॉमन डाइट अगर ख़्याल रखने के लायक हो, कुछ पेरेंट्स को सलाह देना चाहें कि अपने बच्चों की जो इम्यूनिटी सिस्टम शुरू से ही अगर अच्छी रखना चाहते हैं आप, तो जी। किन-किन चीज़ों का ध्यान रखें? तो बच्चों को लेकर के एक बार और कुछ पॉइंट आउट कर दीजिए सर। सबसे पहले तो मैं सलाह देना चाहूंगा कि बच्चों की इम्यूनिटी को लेकर के 3 चीजों का ध्यान बहुत विशेष रखना। जी, पहला तो उनका जो आहार व्यवस्था है वो बहुत ही जागरूक होनी चाहिए। उसमें किसी भी रूप में प्रारंभ से ही बच्चों को फास्ट फूड या जंक फूड पे बिल्कुल भी आप आश्रित न रखें। उनको टेस्ट ही ना लगने दें। उनको शुरुआत से ही स्वाद ना लगने दें। केक और पेस्ट्री के इस जन्मदिन के जो आप अवसरों पर ले जाते हैं और उनका उपभोग करवाते हैं, यहीं से ही आप उन बच्चों को जो है आप ऐसी आदत में पड़वा देते हैं जिससे कि उनको नुकसान होना लाजमी। कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, फिर ऐसे में आप जैसे कोई किसी व्यक्ति के पास में गए, अतिथि ने आग्रह किया, अतिथि के उस आग्रह को मना भी नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अतिथि को भी ये समझना है कि उसके घर में भी बच्चे हैं। कल को उसके बच्चे किसी अन्य घर में जाएंगे, उनके अतिथि भी आग्रह करेंगे कि क्या अच्छा लगेगा? वो उन बच्चों, आपके बच्चों को कोल्ड ड्रिंक के रूप में जहर पिला रहे हैं। पिज्जा या फिर बर्गर्स और इन सब चीजों के रूप में जो जंक फूड जा रहा है वो शरीर के लिए नुकसान दे रहा है और एक ऐसी आदत में बांध रहा है, एक ऐसे पसोपेश में बांध रहा है जिससे कि बच्चे निकल भी नहीं पाएंगे। नियमित रूप से उसको लेने के लिए आदत में पड़ जाएंगे और वो फिर बिना उसे लिए संतुष्ट भी नहीं होते। ऐसे में उनका शरीर दांव पर लग जाता है। तो आप ये ध्यान रखें कि शुरुआत से ही बच्चों को ऐसी आदत ना लगने दें। अच्छे अच्छे विकल्प दें, आप उनको फलों पर आधारित करें। आप उनको शुरुआत, जो सुबह की जो शुरुआत है वो फलों से करें और जी, उनको पर्याप्त मात्रा में मीठे फल दें। अभी लीची आ रही है, बेर आ रहे हैं, आपके काले जामुन आ रहे हैं, बड़े मीठे मीठे सुंदर आम आ रहे हैं। ऐसे फलों का आप सेवन करें। इन्हीं मीठे जो प्राकृतिक उत्पाद है उनका उपयोग करें। आंवला जो है मुरब्बे के रूप में आप उनको दे सकते हैं। बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं मीठे के रूप में। आप जी, राब के रूप में, दोपहर में राब जो आती है, जौ की राब है या फिर बाजरे की राब है, उसमें गुड़ डाल करके आप उनको बना के दें। चने और जौ का सत्तू है, उसके अंदर जो है गुड़ डाल करके और छाछ में डाल करके उसको बना करके दें। बहुत अच्छे अच्छे विकल्प हैं। फलों का जूस दें, लेकिन ध्यान रखें बिना छना हुआ। फाइबर्स अगर छन जाएंगे तो उसका लाभ नहीं मिलता। ठीक है, तो आप इस तरीके आहार व्यवस्था उनकी व्यवस्था करें। दूसरी बात,
कुछ लोग जो है बच्चों को कोरोना के कारण, भय के कारण से या किसी भी वजह से उन्हें खेलने से ही मना करने लग गए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप उनको बिल्कुल समाज के बिल्कुल बिल्कुल लोगों के जोड़ दें, उनके गले लगाएं, लोगों से, उनके मित्रों से उनको गले लगवाएं, लेकिन कम से कम उनको खेलने तो दें। गार्डन्स में उनको भेजें, उनको पेड़ पौधों के पास में बिठाएं, उनसे विभिन्न तरीके के खेल करवाएं, छतों पर भेज करके खेल करवाएं, अपने ध्यान में रखते हुए, उनको अपने नजर में रखते हुए उनको खेलकूद करने दें। क्योंकि अगर बच्चों को खेलकूद नहीं करने दिया जाएगा, उनको उछल कूद नहीं करने दिया जाएगा, तो बच्चों के स्वास्थ्य पर उसका बहुत ज्यादा दुष्प्रभाव पड़ेगा। तो इसलिए बच्चों को पर्याप्त परिश्रम कराएं, उन्हें बिठा करके केवल और केवल आप अध्ययन पे ना लगाए रखें। बच्चे बौंठ बुद्धि हो जाएंगे, बच्चे पोंगे पंडित बन जाएंगे, किताबी कीड़े बन जाएंगे, और ऐसे बच्चों का पूर्ण विकास नहीं हो पाएगा। शारीरिक रूप से अगर बच्चे परिश्रमी नहीं होंगे तो उसका बुद्धि पे और मन पे भी बड़ा बुरा प्रभाव पड़ेगा। ध्यान रखिएगा, ऐसे बच्चे जो कि बचपन से, बाल्यावस्था से ही अधिक आलसी रहे हैं, बड़े होकर के उनको हार्ट डिजीज, डेमेंशिया यानी कि याददाश्त का चला जाना, पार्किंसंस डिजीज, लकवा आदि ऐसी बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं जो कि उनको पूरे जीवन भर फिर समस्याग्रस्त रखती हैं और उनके परिवार पे बोझ डालती हैं। तो बचपन से ही बच्चों को आप आलस नहीं बल्कि परिश्रमी बनाई, ऐसी ऐसी विपरीत परिस्थितियों में डालिए जिसमें से कि उसको निकलने के लिए खुद का मस्तिष्क उपयोग करना पड़े। यही तो रियल में टास्क मैनेजमेंट है। तो परिश्रम करना है। तीसरी चीज, खास सबसे महत्वपूर्ण चीज, टीवी या फिर मोबाइल या फिर गैजेट्स, विशेष करके लैपटॉप वगैरह, इनका उपयोग बहुत ज्यादा सीमित कर दें। पूरे दिन भर में केवल और केवल मात्र 1 घंटा, केवल और केवल मात्र 1 घंटा। ऐसे में आप ये जो है मेरे सामने परेशानी रख देंगे कि आजकल ऑनलाइन अध्ययन का जो जमाना आ गया उसका क्या करें। ऐसे में ऑनलाइन अध्ययन जब चल रहा हो, ये ध्यान रखें कि ऑनलाइन अध्ययन के काल में चश्मा जो कि ब्लू रेज से बचाने वाला है, बच्चों को जरूर पहनाएं। और दूसरा, पर्याप्त दूरी रखें। और तीसरा, यह सुनिश्चित कर दें कि बच्चा कहीं ऑनलाइन अध्ययन के बहाने से गेम्स तो नहीं खेल रहा, या कहीं वीडियोस तो नहीं देख रहा, यूट्यूब तो नहीं देख रहा, या अन्य कोई चीजें तो नहीं देख रहा। ऐसे में बच्चा जो है उसे गेम्स की आदत पड़ जाती है, और जिन बच्चों को गेम्स की आदत पड़ जाती है, देखा गया है प्राय करके, उनका आईक्यू लेवल बहुत कम हो जाता है और बच्चे जो है बहुत महत्वाकांक्षी हो जाते हैं। ऐसे में बच्चों की जब महत्वाकांक्षाएं बढ़ जाती हैं, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है, वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं, अति सक्रिय हो जाते हैं, और फिर समाज में जब जाते हैं देखते हैं कि उनकी आकांक्षाएं, उनकी मान्यताएं टूटती हैं, तो वो तुरंत निराशा में चले जाते हैं, अवसाद में चले जाते हैं, हताशा की स्थिति में चले जाते हैं। तो बच्चों की जो ऐसी स्थिति है वो उनकी इम्यूनिटी को डाउन करती है। तीनों कारण जो मैंने आपको बताया बच्चों की इम्यूनिटी को डाउन करने वाले हैं। तो इन पे अगर आप जागरूक रहेंगे तो निश्चित रूप से हम बच्चों को स्वस्थ रख सकते हैं। अभी एक मुहिम WHO, विश्व स्वास्थ्य शोध एवं विकास संस्थान के माध्यम से चलाई जा रही है, जिसमें कि आयुर्वेदिक तरीकों के माध्यम से, बहुत ही सहज तरीकों के माध्यम से हम अपने बच्चों को ठीक रख सकते हैं। जैसे जो बच्चे तुलसी का उपयोग सीधे नहीं कर पा रहे हैं, उनको तुलसी ड्रॉप के रूप में दिया जा सकता है। इसके केवल मात्र 2 बूंद प्रतिदिन देने से बच्चों की इम्यूनिटी सुरक्षित रहेगी। अगर आप एलोवेरा का सेवन कराएंगे तो बच्चों को कब्ज नहीं रहेगी। अगर बच्चों का पाचन तंत्र स्वस्थ रखना है तो एलोवेरा का जूस उन्हें तुरंत तत्काल 30 ml, जो 20 ml जो है उनकी आयु अवस्था के अनुसार उनको दिया जा सकता है, स्वस्थ रह सकते हैं। मोरिंगो का सेवन कराएं, गिलोय का सेवन करा सकते हैं। गिलोय अगर उसका काढ़ा नहीं पी पा रहे हैं तो कैप्सूल के रूप में खिला दें, टैबलेट के रूप में खिला दें, ये भी कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत अच्छे विकल्प हैं। अभी विश्व स्वास्थ्य शोध एवं विकास संस्थान के माध्यम से हमने एक ऐसी औषधि निर्मित की है जिसकी मात्र 3 या 4 बूंद के सेवन से ही, प्रतिदिन केवल 3 या 4 बूंद उसको देना है और उसकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आप हमसे संपर्क करें अपने बच्चों की इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए। आयुर्वेद के, प्राकृतिक चिकित्सा के बहुत अच्छे विकल्प हैं हमारे पास में, उनका आप उपयोग करें और अपने बच्चों की इम्यूनिटी को बनाए रखें। बचपन से ही अगर उनकी इम्यूनिटी बनी रहेगी, BSF, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स अगर उनकी मजबूत रहेगी, तो बड़े होते होते उनको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं होगी। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने ले देकर मतलब पूरी संपूर्ण तरीके से जानकारी दे ही दिया, और आइए मैं तो पूरी तरह से संतुष्ट हूँ ही, शायद दर्शकों को भी संतुष्टि मिल गई होगी और आज के बाद शायद उन्हें ज़्यादा जानकारी लेने की आवश्यकता होगी नहीं। उसके अलावा जब भी संपर्क करना चाहें डॉक्टर सुनील जी से या इनके प्रोडक्ट के बारे में, तो सारी की सारी डिटेल इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगी। हो सके तो ये जानकारी और लोगों तक भी साझा करें। तो आप सभी दर्शकों का भी धन्यवाद, और सुनील जी, डॉक्टर सुनील जी, आपका भी दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते। तो चलिए।